अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज आप हमारे चैनल पर क्राइम सिटी की एपिसोड नंबर 4 को मुलाहिजा फरमाएंगे। आइए शुरू करते हैं। जूलिया और इसके साथ इसके 4 साथी एक जंबो जेट तैयारे में सवार थे और ये तैयारा बर्क रफ्तारी से ऑलैंड की तरफ उड़ा जा रहा था। जूलिया ने मेम्बरान के साथ मीटिंग करके इस मिशन पर काम करने के लिए 4 साथियों को चुन लिया था जो इस मिशन पर काम करने के लिए इसके लिए सही तौर पर माविन साबित हो सकते थे। इनमें सफ्तर, तनवीर, कैप्टन शकील और क्रास्टी शामिल थे। इसने बाकी मेंबरान को सिर्फ इसलिए ड्रॉप किया था कि वो अपने साथ ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रखना चाहती थी। इसका कहना था कि तेज रफ्तार और खतरनाक मिशन में जितने कम अफराद होंगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि वो काम ज्यादा तेज तर्रारी के साथ होगा। ज्यादा अफराद की सूरत में उन्हें बाकायदा प्लानिंग और देखभाल करना पड़ती थी, और जब साथी इधर उधर बिखर जाते थे या जख्मी हो जाते थे तो इनकी परेशानी से अलग दो चार होना पड़ता था। इसलिए जूलिया चाहती थी कि वो कम से कम साथी साथ लेकर जाए और तेज रफ्तारी से जल्द अपना मिशन मुकम्मल करने की कोशिश करे। इस पर सालिहा, खावर, नुमानी और चौहान ने एतराज़ किया था, लेकिन इमरान को टीम से अलग करने के बाद जूलिया के लहजे में खासा रूखापन आ गया था। इसने डिप्टी चीफ बनकर उन्हें अपने मिशन से अलग किया था, जिस पर थोड़ी सी बहस व तकरार के बाद वो खामोश हो गए थे। फिर जूलिया ने चीफ को अपने फैसले से आगाह किया। चीफ ने चूंकि सारा इख्तियार पहले ही जूलिया को दे दिया था, इसलिए इसे भला क्या एतराज़ हो सकता था। फिर चीफ ने उन्हें वापस जाने का कहा और कहा कि जल्द वो सारे इंतजाम मुकम्मल कर लें और अपनी टीम के साथ ऑलैंड रवाना हो जाए। अगले 2 रोज़ बाद चीफ ने जूलिया को एयरपोर्ट पर पहुंचने की हिदायत दी। चीफ के कहने पर जूलिया अपनी मखसूस टीम के हमरा एयरपोर्ट पहुंच गई थी और फिर अगले चंद घंटों बाद वो ऑलैंड जाने वाले मखसूस फ्लाइट में सवार थे। फ्लाइट उन्हें ऑलैंड की तरफ लिए रवां दवां थी। जूलिया के साथ वाली सीट पर क्रास्टी थी, इसके पीछे तनवीर और सफ्तर थे, जबकि कैप्टन शकील दूसरी रो में सबसे आखिरी सीट पर बैठे थे। मुख्तसर सी टीम ले जाने और ख़ास तौर पर इमरान के साथ ना होने की वजह से सफ्तर, कैप्टन शकील और क्रास्टी खामोश थे, जबकि इमरान के साथ ना होने से तनवीर खासा खुश दिखाई दे रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो क्रास्टी को इसकी सीट से उठाकर खुद जूलिया के साथ वाली सीट पर आ बैठता। क्रास्टी की शक्ल चूंकि जूलिया से मिलती जुलती थी, इसलिए जूलिया के कहने पर इसने हल्का फुल्का मेकअप कर लिया था और खुद जूलिया और इसके बाकी साथी भी मेकअप में थे। मिस जूलिया, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? अचानक क्रास्टी ने जूलिया से कोड ज़बान में मुखातिब होकर कहा, जो ना जाने किन ख्यालों में खोई हुई थी। पूछो, और ये तुमने मुझे मिस जूलिया क्यों कहा है? तुम तो मुझे सिर्फ जूलिया कहती हो। जूलिया ने चौंक कर पूछा। इस वक्त आप हमारी टीम की लीडर हैं मिस जूलिया, दूसरों की तरह आपकी इज्जत और तकरीम मेरा भी फर्ज है। क्रास्टी ने इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब दिया। तुम्हारे लहजे में रूखापन और कदरे सर्दमहरी भी है, क्या ये भी मेरी इज्जत और तकरीम है? जूलिया ने इसकी तरफ गहरी नजरों से देखते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे नॉर्मल अंदाज में बात कर रही हूँ, क्रास्टी ने उसी अंदाज में कहा। बहरहाल कहो, क्या पूछना है तुम्हें? जूलिया ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। ऐसे वो क्रास्टी इसके बदले हुए लहजे और अंदाज को बखूबी समझ रही थी। जूलिया ने इमरान को जिस तरह टीम की लीडरी से निकाला था और सीक्रेट सर्विस के बाकी मेंबरान को इस मिशन से ड्रॉप किया था, इस वक्त इसके लहजे में जो सर्द और रूखापन था, इसलिए शायद क्रास्टी ने भी अपना अंदाज बदल लिया था और अब वो जूलिया को महज एक टीम लीडर के तौर पर ही कबूल कर रही थी। टीम में ज्यादा भीड़ भाड़ ना होने वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन आपने इस बार खास तौर पर इमरान साहब को क्यों इस मिशन पर साथ नहीं दिया? आप जानती हैं ना कि इमरान साहब के साथ होने से ना सिर्फ टीम का मोराल बुलंद रहता है, बल्कि किसी भी मिशन में कामयाबी के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि इमरान साहब के साथ होने से कामयाबी 100% हमारा मुकद्दर बन जाती। क्रास्टी ने कहा। अच्छा, तो तुम और बाकी सब ने इमरान के साथ ना होने की वजह से इस तरह मुंह बना रखे हैं? जूलिया ने कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इमरान साहब के साथ ना होने की वजह से ये सफर और मिशन फीका फीका सा और बदमजा लग रहा है, क्रास्टी ने खुले दिल से जवाब दिया। कहीं तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं कि इमरान के साथ ना होने से हम इस मिशन पर काम ही नहीं कर सकेंगे? जूलिया ने इसकी तरफ तेज नजरों से देखते हुए कहा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जब इमरान साहब हमारे साथ होते हैं तो वो हंसी मजाक से हमारा दिल बहलाते रहते हैं। किसी भी मिशन पर काम करते हुए हमें इस बात का एहसास ही नहीं होने देते कि हम किसी खतरनाक मिशन को पूरा करने जा रहे हैं। क्रास्टी ने बहुत ही दिलजोई से कहा। यानी तुम इसकी अहमकाना हरकतों पर खुश होती हो? जूलिया ने इसे घूर कर कहा। मैं ही क्या, सब ही इनसे खुश होते हैं, क्रास्टी ने फौरन कहा। सिवाय मेरे, जूलिया ने मुंह बनाकर बोला। क्यों, क्या आप खुश नहीं होती? क्रास्टी ने पूछा। छोड़ो इन बातों को, तुम सिर्फ इसलिए ना खुश हो कि हमारे दरमियान मज़ाहिया बातें करने वाला इमरान नहीं है, या कोई और बात भी है? जूलिया ने पूछा। एक और बात भी है, क्रास्टी ने कहा। क्या, वो भी कह दो। इमरान साहब बेहद ज़हीन हैं और वो हर किस्म की सिचुएशन को कंट्रोल करने की खुदादाद सलाहियतें रखते हैं। इसके अलावा मिशन मुकम्मल करने के लिए वो जो प्लानिंग करते हैं वो बेदाग और इंतहाई फूल प्रूफ होती है। और बेशुमार ऐसे मौके आए हैं जब उन्होंने सीक्रेट सर्विस के मेंबरान को यकीनी मौत से बचा लिया था।
کراسٹی نے کہا۔ غلط کہہ رہی ہو، عمران ہمیں بچانے والا کون ہوتا ہے؟ ہمیں بچانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو ہماری زندگی مقصود رہے گی ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ زندگی کے ساتھ ساتھ کامیابی سے ہمکنار کرنے والی ذات بھی وہی ہے، جولیا نے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر کراسٹی نے کچھ کہنا چاہا لیکن جولیا نے اس کی بات کاٹ دی۔ بس میں اور کچھ نہیں سننا چاہتی، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، جولیا نے سخت لہجے میں کہا تو کراسٹی ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گئی۔ اسی لمحے جہاز کے سپیکر آن ہو گئے، جہاز کے کیپٹن کی آواز سنائی دینے لگی۔ محترم خواتین و حضرات، فلائٹ 336 کا کیپٹن یوسک آپ سے مخاطب ہے۔ براہ کرم توجہ سے میری بات سنیں، ہماری فلائٹ اس وقت 18,000 فیٹ کی بلندی پر ہے اور ہم آلن سے تقریباً 1 گھنٹے کی دوری پر ہیں، لیکن ہمیں ابھی اطلاع ملی ہے کہ آلن کا موسم بے حد خراب ہے۔ ہر طرف گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں، بجلیوں کے کڑکنے کے ساتھ ساتھ تیز ہوائیں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم فلائٹ آلن کے کسی بھی شہر کے ایئرپورٹ پر لینڈ نہیں کر سکتے، تو مجبوراً ہمیں فلائٹ گیاسن جزیرے پر لینڈ کرنا پڑے گی۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جیسے ہی موسم بہتر ہوگا ہم آپ سب کو منزل مقصود تک پہنچا دیں گے۔ امید ہے کہ آپ اس غیر متوقع صورتحال میں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، شکریہ۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی اسپیکر آف ہو گیا۔ یہ اعلان سنتے ہی جہاز میں موجود مسافر آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگے۔ جولیا اور اس کے ساتھیوں کے چہرے پر بھی پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا کہتی ہیں مس جولیا، کیا یہ اعلان غیر متوقع نہیں؟ کراسٹی نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، جولیا نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ آپ بڑے مبہم انداز میں جواب دے رہی ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ کراسٹی نے کہا۔ ابھی بتاتی ہوں، جولیا نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسے وہ اٹھی اسی لمحے ایک ایئر ہوسٹس تیز چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ مس پلیز آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں، چند ہی لمحوں میں جہاز لینڈ کرنے والا ہے، ایئر ہوسٹس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سوری، ایمرجنسی ہے، میں واش روم جانا چاہتی ہوں، جولیا نے کہا اور سیٹ سے نکل کر جہاز کے پچھلے حصے کی طرف چل پڑی۔ ایمرجنسی کا سن کر ایئر ہوسٹس خاموش ہو گئی۔ پھر جولیا اگلے 10 منٹوں بعد واپس آ گئی۔ کیپٹن شکیل اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جولیا نے آئی کوڈ میں اسے اشارہ کیا تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر جولیا نے صفدر اور تنویر کو بھی آئی کوڈ میں کچھ بتایا اور واپس اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کیا کہا ہے چیف نے؟ اس کے بیٹھتے کراسٹی نے کہا تو جولیا چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں چیف سے بات کرنے گئی تھی؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ تو کام نہیں کیا مگر پھر بھی میں آپ کی عادات سے کافی حد تک واقف ہو چکی ہوں۔ آپ کسی بھی صورت میں ایمرجنسی کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ سب سے پہلے اٹھ کر جاتی ہیں۔ کیپٹن کے اعلان کے بعد اٹھنے کا مطلب صاف ہے کہ آپ چیف کو صورتحال سے آگاہ کرنے جا رہی تھیں، کراسٹی نے کہا تو اس کی ذہانت پر جولیا بے اختیار دل ہی دل میں اسے داد دینے لگی۔ تمہارا خیال درست ہے، میں چیف سے ہی بات کرنے گئی تھی، جولیا نے کہا۔ جہاز میں کوئی ٹرانسمیٹر کام نہیں کرتا، پھر آپ نے چیف سے بات کیسے کر لی؟ کراسٹی نے پوچھا۔ میں اپنے ساتھ RTS مائک لائی۔ اس مائک اور اس کے سسٹم سے کی جانے والی کال سے جہاز کے کسی بھی فنی سسٹم پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی اس کال کو کسی طرح روکا اور چیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ خصوصی آلہ چیف نے مجھے خاص طور پر دیا تھا جسے میں نے اپنی واچ کے پچھلے حصے میں چھپا رکھا ہے، جولیا نے بتایا۔ اور پھر کیا کہا چیف نے؟ کراسٹی نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ میری کال کے دوران چیف نے آلینڈ میں بات کی تھی، آلینڈ کا موسم خراب نہیں ہے، جولیا نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا تو کراسٹی کے چہرے پر شدید پریشانی چھلکنے لگی۔ مطلب جہاز کو جان بوجھ کر گیاسن جزیرے کی طرف لے جایا جا رہا ہے؟ کراسٹی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور ایسا شاید ہمیں ٹریپ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، جولیا نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا۔ یقینی بات ہے کسی اور وجہ سے صاف موسم کے باوجود آلینڈ کے بجائے جہاز کو گیاسن جزیرے کی طرف لے کر جانے کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اور پھر کیا کہا چیف نے؟ کراسٹی نے پوچھا۔ میں نے چیف سے صرف آلینڈ کے موسم کے بارے میں جاننے کے لیے کال کی تھی، آگے جو کرنا ہے وہ ہم خود کریں گے۔ اس کے لیے چیف نے ہمیں پہلے ہی فری ہینڈ دے رکھا ہے، جولیا نے کہا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ گیاسن جزیرے پر ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہم پر حملہ کیا جائے گا یا ہمیں پکڑنے کی کوشش کی جائے گی؟ کراسٹی نے پوچھا۔ دونوں ہی باتیں ممکن ہیں، میں نے دوسرے ساتھیوں کو محتاط رہنے کا اشارہ کر دیا ہے، تم بھی احتیاط کرنا، جو ہوگا ہم اس وقت کے حالات کے تحت اقدامات کریں گے، جولیا نے کہا تو کراسٹی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد ایئر ہوسٹس اس نے سیٹ بیلٹس باندھنے کے لیے بولا اور پھر جہاز کے کیپٹن کی طرف سے گیاسن ایئرپورٹ پر جہاز کی لینڈنگ کے بارے میں بتایا جانے لگا۔ اگلے آدھے گھنٹے بعد ان کا جہاز نہ صرف ایک عارضی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکا تھا بلکہ جہاز کے دروازے بھی کھول دیے گئے تھے۔ جہاز کے دروازوں پر سیڑھیاں بھی لگا دی گئی تھیں اور پھر تمام پیسنجرز کو باہر لایا گیا اور ان کی بڑی بڑی قطاریں بنوا کر بسوں میں بٹھا دیا گیا جو کہ ان کو ٹرمینل کی طرف لے کر جانے والی تھی۔ ٹرمینل لاؤنج میں ان میں سے کسی کو بھی باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ٹرمینل لاؤنج کے ساتھ ایک خوبصورت ریسٹورینٹ تھا مگر جولیا نے ان سب کو ریسٹورینٹ میں جانے سے روک دیا۔ زیادہ تر مسافر کھانے پینے کے لیے ریسٹورینٹ میں ہی چلے گئے تھے مگر سیکرٹ سروس کے ممبران سمیت کئی مسافر ٹرمینل پر ہی بیٹھے ہوئے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ اچانک جولیا کو اپنی ناک میں ناگوار سی بو کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً اپنا سانس روکا مگر شاید دیر ہو چکی تھی۔ اسی لمحے اس کا سر چکرایا اور پھر اس کے دماغ پر اندھیرے کی چادر تن گئی۔ پھر جس طرح اندھیرے میں جگنو سا چمکتا ہے ایسا ہی ایک جگنو جولیا کے دماغ میں چمکا اور بدتدریج بڑا ہوتا چلا گیا۔ چند ہی لمحوں میں جولیا کو ہوش آ گیا۔ ہوش میں آ کر چند لمحے وہ خالی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہی۔
बहुत गौर करने के बाद उसकी समझ में आया कि उसके आसपास उसके सारे साथी मौजूद थे एक बड़े से कमरे में, और वो सब राड्स वाली कुर्सियों में जकड़े हुए थे और इन सब के सर ढलके हुए थे। शायद उन्हें अभी तक होश नहीं आया था। जूलिया के दाएं दाने रास्ती थी और जबकि बाई जानिब सफ्दर था। इसके आगे तनवीर और सबसे आखिर में कैप्टन शकील था। वहाँ ऐसी और भी कुर्सियाँ मौजूद थीं जो खाली थीं। इन सब के हाथों के साथ साथ पैरों को भी रस्सियों से बांध दिया गया था। वो सिवाय सर के अपने जिस्म के किसी हिस्से को हरकत नहीं दे सकते थे। होश आते ही जूलिया को सब कुछ याद आ गया कि किस तरह उन्हें टर्मिनल से ट्रैप करके यहाँ लाया गया। अब वो कहाँ है, उन्हें यहाँ कौन लाया है, इस तरह इन सब को रॉड वाली कुर्सियों पर क्यों जकड़ा गया है, जूलिया इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। लेकिन उसे ये अंदाजा जरूर हो गया था कि इसे और इसके साथियों को पहचान लिया गया है। उन्हें कैसे पहचाना गया है, इनका मेकअप चेक किया गया था या इनके बारे में उन्हें पहले से इंफॉर्मेशन हासिल थी। जूलिया ने यह भी देख लिया था कि इसके साथियों के चेहरों पर मेकअप अभी तक मौजूद था। अभी जूलिया ये सोच ही रही थी कि इसके बाकी साथियों को भी होश आना शुरू हो गया। सबके चेहरों पर डर और परेशानी बेहद वाज़ेह थी। रास्ती ने कहा कि मेरा ख्याल है कि हमारे जहाज को हाईजैक कर लिया गया है। सफदर बोला कि हाईजैक कैसे किया गया, हम तो टर्मिनल में थे। सफदर ने मजीद कहा कि शायद हमें वहां से अगवा किया गया है। कैप्टन शकील बोले कि फिर हम 5 लोग यहाँ क्यों हैं, जहाज के बाकी मुसाफिर किधर गए? शायद दूसरे मुसाफिरों को अलग अलग मकामात पर रखा गया हो, जूलिया ने कहा। लेकिन हमें अगवा करने वाले कौन हो सकते हैं? जहाज को हाईजैक किया जाता तो और बात थी, मगर टर्मिनल और वो भी एयरपोर्ट से भला अगवा कैसे किया जा सकता है? एयरपोर्ट की इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्स ने हमें बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? सफदर ने इंतहाई परेशानी के आलम में कहा। सब बज़ाहिर अपना अपना राग अलाप रहे थे। हम सबको बाकायदा ट्रैप करके यहाँ लाया गया है, जूलिया ने इनसे आई कोड में कहा। लेकिन हमें उन्होंने पहचान कैसे लिया? हम सब मेकअप में हैं और हमारे मेकअप अभी तक मौजूद है, क्रास्टी ने कहा। केज सैनिकिस्ट कोई मामूली तंजीम नहीं है। अगर वो ओलैंड के एक पूरे शहर पर कब्जा कर सकते हैं तो फिर इनके पास जदीद साइंसी निज़ाम होना कोई बड़ी बात नहीं। हो सकता है उन्होंने किसी साइंसी तरीके से हमारे मेकअप चेक कर लिए हों। हाँ ये तो है, लेकिन अभी हम ये बात यकीन से नहीं कर सकते कि हमें वाकई यहाँ केज सैनिकिस्ट के हुक्म पर लाया गया है या हमें यहाँ लेकर आने वाला कोई और है, सफदर ने कहा। केज सैनिकिस्ट के सिवाय ये काम कौन कर सकता है? जिस तरह हमें यहाँ लाया गया इससे साफ पता चल रहा है कि केज सैनिकिस्ट के हाथ किस कदर लंबे हैं। त्यारे को ओलैंड से ग्यासन जजीरे की तरफ ले जाना और फिर ग्यासन जजीरे के एयरपोर्ट, इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी में हमें वहाँ से निकाल लाना, ये इस कदर आसान काम नहीं है, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ इनके हाथ वाकई लंबे हैं, लेकिन हम तब तक परेशानी की अदाकारी करते रहेंगे जब तक सूरत हाल हम पर वाज़ेह नहीं हो जाती। अभी वो लोग किसी बातचीत में मसरूफ थे कि कमरे का इकलौता दरवाजा झट से खुला और इससे एक खूबसूरत सी लड़की नमूदार हुई। इसने नीले रंग का चुस्त लिबास पहन रखा था और आंखों में नीले लेंस लगा रखे थे। इसके दोनों कंधों पर बिल्लियों की तस्वीरें बनी हुई थी, जो इस बात का सबूत था कि वो सब केज सैनिकिस्ट की कैद में है। लड़की अकेली अंदर आई थी और इसके हाथ खाली थे। कोई असला इसके पास दिखाई ना दे रहा था। तो तुम सबको होश आ गया? लड़की ने इन सब के सामने आते ही मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मगर तुम कौन हो और हमें यहाँ इस तरह लाकर क्यों बांधा गया है? हम ओलैंड के मोअज़्ज़ज़ शहरी हैं, हमारे पास पासपोर्ट और सारे कागजात भी हैं, रास्ती ने खौफ और परेशानी से भरपूर लहजे में कहा। मुझे तुम्हारे कागजात या पासपोर्ट देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम सब कौन हो और यहाँ किस मकसद के लिए आए हो, लड़की ने बड़े पुरस्रार अंदाज में कहा। क्या मतलब, क्या जानती हो तुम? तनवीर ने कहा। यही कि तुम तनवीर हो, तुम्हारे साथ सफदर है, ये कैप्टन शकील है, ये लड़की क्रास्टी सैंडिकिस्ट की क्रास्टी है और जो अब पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के लिए फ्रीलांसर के तौर पर काम करती है, और ये जूलिया है जो पाकेशिया सीक्रेट सर्विस की डिप्टी चीफ है, लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लड़की की बात सुनकर ये सब साथी हैरतज़दा रह गए, लेकिन बदसतूर कहते रहे कि वो लोग ओलैंड के मोअज़्ज़ज़ शहरी हैं और जिनका बयान वो लड़की दे रही है उनका उन सब से कोई ताल्लुक नहीं। तुम सब पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के मेंबरान नहीं बल्कि अदाकार होने चाहिए थे। जिस तरह एक दूसरे से लाताल्लुक होकर जानदार अदाकारी कर रहे हो, वाकई कोई और होता तो मुगालता खा जाता। मैं तुम सबको बता देना चाहती हूँ कि मैं केज सैनिकिस्ट की सुप्रीम चीफ मैडम ब्लैक हूँ। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैंने तुम सबको आई कोर्ट्स में बातें करते हुए भी देख लिया था। अगर कहो तो मैं वो सब भी तुम लोगों को बता देती। इसने कहा तो इसकी बात सुनकर वो सब एक लम्हे के लिए खामोश हो गए थे। अलबत्ता ये सुनकर इनके असाब तन गए थे कि इनके सामने मैडम ब्लैक खुद मौजूद है। और इसके बाद मैडम ब्लैक उन्हें वो सब बातें बताने लगी जो उन्होंने एक दूसरे से आई कोर्ट्स के जरिए की थी। ये सब बातें तुम अपने तौर पर कर रही हो, हमने ऐसी कोई बात नहीं की, जूलिया ने मुंह बनाकर कहा, मगर वो दिल ही दिल में मैडम ब्लैक की जहानत पर हैरान हो रही थी। जो चाहे कह लो, बहरहाल मैंने तुम्हें अपनी ताकत का अभी एक छोटा सा नमूना दिखाया है। तुम्हें ओलैंड के बजाय जजीरा ग्यासन पर ले आई हूँ। एयरपोर्ट से अगवा करना और अपने इस मखसूस अड्डे पर लाना, ये सिर्फ मेरा ही काम है, मैडम ब्लैक का। तुम सब मेरे बारे में कुछ नहीं जानते और ना ही जान सकते हो। मैं चाहती तो तुम्हारे जहाज को रास्ते में ही तबाह कर सकती थी। तुम लोगों के बेहोशी की हालत में 100 टुकड़े करवा के दरिया में फेंकवा सकती थी, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जानते हो क्यों? मैडम ब्लैक ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्योंकि तुम हम सब पर अपनी धाक बिठाना चाहती थी, जूलिया ने गुर्राते हुए कहा। बिल्कुल ठीक समझ रही हो तुम सबको जिंदा रखने की मेरे पास 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि तुम्हारे साथ इमरान नहीं है। अगर इमरान होता तो तुम सब इस वक्त तक कब्र में पहुंच चुके होते।
दूसरी वजह, तुम्हें जिंदा रखकर मैं तुम्हें लम्हा ब लम्हा अपनी ताकत और अपनी जहानत से रोशनास कराना चाहती हूँ। तुम यहाँ केस सैंडिकिस्ट को खत्म करने आए हो और तुम्हारा टारगेट मैडम ब्लैक यानी कि मैं हूँ। अगर तुम मुझ तक तो क्या क्राइम सिटी तक किसी भी तरह रसाई हासिल नहीं कर सकोगे। तुम्हारा उठा हुआ हर कदम तुम्हें मौत की तरफ ले जाएगा। दुनिया से जो दूसरे एजेंट्स ऑलैंड में केज सैंडिकिस्ट का मिशन लेकर आते हैं, इनका खात्मा केज सैंडिकिस्ट बड़े अच्छे तरीके से कर देता है। मगर मैं तुम सबको जिंदा छोड़ रही हूँ। तुम्हारी जिंदगी इस वक्त तक है जब तक इमरान मेरे हाथ नहीं लग जाता। तब तक तुम क्राइम सिटी की सरहद कभी भी पार नहीं कर सकोगे। तुम सब लाख टकरे मारो मगर तुम्हें क्राइम सिटी में आते ही यकीनी और इंतहाई भयानक मौत का सामना करना पड़ेगा। ऐसी मौत जिससे बच निकलना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। मैडम ब्लैक कहती चली गई। मौत से टकराना हमें आता है मैडम ब्लैक। तुम अगर ये सब कुछ हमें चैलेंज के तौर पर कह रही हो तो मेरा चैलेंज भी जान लो। हम यहाँ वाकई केज सैंडिकिस्ट के खात्मे के लिए आए हैं और हमारा मेन टारगेट तुम ही हो। तुम हमारे रास्ते में लाख मौत के जाल फैला दो, हम हर जाल को तोड़कर क्राइम सिटी में दाखिल होकर रहेंगे। जैसे ही हम क्राइम सिटी में आएंगे फिर ना केज सैंडिकिस्ट रहेगी और ना तुम। जूलिया ने इसे घूरते हुए सर्द लहजे में कहा। गुड, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम मेरा ये चैलेंज कबूल कर लो। तुम लोगों के साथ मौत का खेल खेलने में मुझे बेहद लुत्फ आएगा, मैडम ब्लैक ने खुश होते हुए कहा। कैप्टन शकील ने मैडम ब्लैक से इसी स्नाह में पूछा कि क्या तुम मेकअप में हो मैडम ब्लैक? नहीं, ये तुम सबके लिए एजाज है कि मैं तुम्हारे सामने असली शक्ल में हूँ। वैसे मेरे हजारों रूप हैं। मैं जानबूझकर असली शक्ल में आई हूँ ताकि तुम मेरा ये रूप पहली और आखिरी बार देख लो। लेकिन हमारे सामने तुम असली रूप में क्यों आई हो? इसकी कोई खास वजह? सफदर ने पूछा। चैलेंज, सिर्फ चैलेंज के तौर पर। मैंने तुम सबके बहुत कारनामे सुने हैं। तुम सबकी जहानत और फतानत का हर तरफ लोहा माना जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा असली रूप देख लो। इसके बाद 1000 बार भी तुम मेरे सामने आओगे, मुझे पहचान नहीं सकोगे। ये मेरा चैलेंज है, मैडम ब्लैक ने कहा। ऐसी बात है तो मैडम ब्लैक तुमने लेंस क्यों लगाए हुए हैं? जूलिया ने घुरा कर कहा। नहीं, ये तुम्हारी आंखों का धोखा है। मैंने अपनी आंखों में कोई लेंस नहीं लगा रखे। ये कहकर मैडम ब्लैक ने करीब होकर जूलिया को अपनी आंखें दिखाई। जूलिया ने देखा वाकई इसकी आंखों में लेंस नहीं थे। इसकी आंखें कुदरती तौर पर इस कदर चमकदार थीं और इनका रंग नीलगूं था। ये कौन सी जगह है और तुम हमें यहाँ किस हालत में छोड़ कर जाओगी? सफदर ने पूछा। तुम सब इस वक्त जजीरे ग्यासन में ही हो। ये मेरा आर्जी हेडक्वार्टर। मैं तुम्हें यहाँ छोड़ कर नहीं जाऊंगी। एयरपोर्ट पर ऑलैंड जाने वाला त्यारा तैयार खड़ा है। तुम जिस हालत में यहाँ लाए गए थे इसी हालत में तुम्हें इस त्यारे में पहुंचा दिया जाएगा। तुम्हें इत्मीनान से ऑलैंड का सफर करना। त्यारा ऑलैंड के दारुल हुकूमत रोस्टन में जाकर ही लैंड करेगा, जहाँ तुम्हारे और मेरे दरमियान जिंदगी और मौत का अनोखा खेल शुरू हो जाएगा। याद रखना, इस खेल को शुरू भी मैंने किया है और इसे खत्म भी मैं ही करूंगी, मैडम ब्लैक ने कहा। ये तो तुम्हें वक्त बताएगा मैडम ब्लैक कि खेल शुरू किसने किया और इसे खत्म कौन करता है। तुमने हमारे सामने आकर वो भी असली रूप में बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारी ये गलती तुम्हें ले डूबेगी। मैंने तुम्हारे चैलेंज को निस्फ़ नाबूद ना कर दिया तो मेरा नाम भी जूलिया नहीं। जूलिया ने करख्त और इंतहाई ठोस लहजे में कहा। काश तुम्हारे साथ इमरान होता तो ये चैलेंज मैं उसे करती। बहरहाल कोई बात नहीं, चलो ऐसा कर लेते हैं कि खेल का आगाज मैं तुमसे करती हूँ और इसका अख्ताम इमरान और तुम सबकी मौत पर होगा। क्या ख्याल है? मैडम ब्लैक ने तंजिया लहजे में पूछा। इमरान हमारे दरमियान आए या ना आए, मगर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि बहुत जल्द मेरा हाथ तुम्हारी शहरक पर होगा और तुम जिसे खेल कह रही हो, इस खेल को मैं तुम्हारी मौत के साथ ही खत्म करूँगी, जूलिया ने उसी लहजे में कहा। बस अब तुम्हारी बातों का वक्त खत्म हो गया है। मैंने तुम्हें वापस तुम्हारी फ्लाइट पर भी पहुंचाना है, मैडम ब्लैक ने हाथ उठाकर कहा। एक मिनट, मैं भी तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ मैडम ब्लैक, कैप्टन शकील ने कहा। पूछो, तुम भी पूछो कैप्टन शकील, मैडम ब्लैक ने तंजिया लहजे में कहा। सबसे पहली बात तो यह है कि तुम्हें हमारी पहचान कैसे हुई? क्या तुम्हें पहले से इस बात का इल्म था कि हम इस फ्लाइट पर आ रहे हैं? कैप्टन शकील ने पूछा। और दूसरी बात, मैडम ब्लैक ने सवालिया लहजे में कहा, वो ये कि तुम हमारे नाम कैसे जानती हो? कैप्टन शकील ने पूछा। तुम्हारी पहली बात का जवाब तो यह है कि ऑलैंड और इसके इर्द गिर्द के ममालिक से जो भी फ्लाइट्स आती हैं, हम इन तमाम फ्लाइट्स को जदीद साइंसी तरीकों से बाकायदा चेक करते हैं। हम हर फ्लाइट में DS रेज फैला देते हैं जिससे हमें एक विजुअल स्क्रीन पर फ्लाइट का एक एक मुसाफिर आसानी से नजर आ जाता है, वो भी मेकअप के बगैर। ये दुरुस्त है कि तुम सबने जदीद मेकअप कर रखे हैं जिन्हें किसी आम तरीके से साफ नहीं किया जा सकता और ना ही किसी आम कैमरे से चेक किया जा सकता है। लेकिन DS रेज ऐसी रेज हैं जिससे जदीद से जदीद और नए से नए मेकअप की तहों में छुपे हुए असली चेहरों को भी देखा जा सकता है। और रही बात तुम्हारे नामों की, तो मुझे और मेरे सैंडिकिस्ट को यकीन था कि रेड कैट ग्रुप को खत्म करने के बाद इमरान अपनी टीम को लेकर यकीनन ऑलैंड आएगा और तुम किसी न किसी तरीके से कॉस्टर में घुसने की कोशिश करोगे। इसलिए मैंने इंटरनेशनल सीक्रेट एजेंसीज से तुम सबकी ना सिर्फ तफसीलात बल्कि फोटोग्राफ्स भी मंगवा लिए थे, मैडम ब्लैक कहती चली गई। और जैसे ही उसके अल्फाज खत्म हुए, बहुत ही जोरदार आवाज के साथ छत से नीले रंग की धारें से निकलने लगी। एक लम्हे के लिए जूलिया के दिलो दिमाग पर नीला रंग सा छा गया, मगर दूसरी लम्हे नीला रंग सिया अंधेरों में तब्दील हो गया और वो लोग एक बार फिर बेहोशी के आलम में पहुंच गए।
جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی قسط نمبر 4 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد قسط نمبر 5 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح ہماری آپ سب سے یہ درخواست رہے گی کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ان کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔